अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडक्शन और एक सेल्फ इंडक्शन। तो कल हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में बताना शुरू हुए थे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी करंट चेंज होता है तो करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, चेंज होती है। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से एक ईएमएफ आता है कॉइल के अंदर, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ पर जब सेल्फ इंडक्शन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो सेल्फ इंडक्शन की स्टेटमेंट मैं इस तरह से लिखता हूँ कि सेल्फ इंडक्शन ये एक फिनोमेना है। सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना in which changing current in which changing current induces in a induces an EMF in a coil, induces an EMF in the coil। तो अब यहां पर ये बात हो जाती है कि जैसा मैंने आपको बताया कि करंट के चेंज करने से ऐसा क्या होता है, करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होता है वो क्या करता है, वो इस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। तो एक तो सर्किट का करंट हो गया अपना, जो इस बैटरी से क्या होगा, निकलेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होती रहेगी हर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए ये करंट की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव साइकिल के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, चेंज। और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होने से या इसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज। और जब ये करंट चेंज होगा तो इस करंट के चेंज होने से इसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, और उस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर क्या होगा, करंट आएगा। जो करंट आने वाले करंट को क्या करेगा, अपोज। तो यहाँ पर जो करंट है इसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट। और ये इंड्यूस करंट आने वाले करंट को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। और ये ऑपोजिशन एक्चुअली क्या कहलाती है, ये ऑपोजिशन इसकी कहलाती है सेल्फ इंडक्टेंस। देखें, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इस तरह से लिखता हूं कि जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसके अंदर वो प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में लिखा, ई एल इज इक्वल्स टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पर ये जो ईएमएफ है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ करंट के। तो जितना ज्यादा करंट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। और इस ईएमएफ को क्योंकि ये अपोज कर रहा होता है इनकमिंग करंट को, तो इस ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये ईएमएफ को अपोज करता है, इसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बैटरी के करंट के ऑपोजिट होती है। तो इंड्यूस करंट भी कहते हैं, बैक ईएमएफ भी कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन एक्चुअली शो होता है लेंजेस लॉ को। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स लेंजेस लॉ। अब लेंजेस लॉ क्या है, तो देखिए लेंजेस लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करेगी किसको, चेंज को। जिस चेंज की वजह से उसमें क्या आ रहा है, इंड्यूस करंट आ रहा है। तो लेंजेस लॉ जो है वो इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोज कर रही है किसको, जो चेंज की वजह से उसके अंदर करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। अब बैक ईएमएफ के बाद जब मैं ये बात करता हूँ कि ये कैपिटल एल क्या है, तो कैपिटल एल को हम कहते हैं ये है सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, तो ये आपके पास कॉइल की क्या है, अपोजिशन है। कॉइल की अपोजिशन। और वो अपोजिशन आपको क्या बताती है कि कितना आपके पास वो कॉइल क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी उस चेंज को। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूं तो इस चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो आपको एल नजर आ रहा है ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। एल इज सेल्फ इंडक्टेंस। और ये सेल्फ इंडक्टेंस को अगर मैथमेटिकली लिखें तो फार्मूले को आप रीअरेंज कर लेते हैं। और रीअरेंज करने के बाद ये जो कैपिटल एल है वो इस तरह लिखा जाएगा ना कि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ईएमएफ के नीचे क्या करेगा, डिवाइड। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ई एल डिवाइडेड बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये रेशो है किसका, कितना इंड्यूस ईएमएफ है और कितने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से। और इसे एक कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट कहते हैं और क्यों कहते हैं,
क्योंकि देखिए जितना ज्यादा चेंज ऑफ करंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ही ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ। तो मुझे बताएं, अगर ये दोनों इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगे तो हम कहेंगे ना कि इसका आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का क्या होता है, रिलेशन होता है या रेशो होता है, जो कि आपको डिफाइन करता है क्या, कि जो कॉइल के अंदर अपोजिशन है, अपोजिशन किस चीज की, कि वो उस चेंज को अपोज करती है जिस चेंज की वजह से उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या कैपिटल एल। ठीक है, ये क्या करेगी, और ये ज्यादातर आपके पास किस में होती है, जैसे इंडक्टर्स हो गए। तो ये इंडक्टर बिल्कुल उसी तरह अपोज करता है जिस तरह से हम रेजिस्टर के बारे में कहते हैं कि रेजिस्टर डीसी करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो उसी तरह से इंडक्टर जो होता है वो अपोज करता है एसी करंट के अंदर। इसको हम एज अ चौक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है वो किसी भी सर्किट के अंदर वही काम करती है जो डीसी सर्किट के अंदर रेजिस्टर करता है, टू अपोज द करंट। तो यहां पर ये जो अपोजिशन है ये कैपिटल एल कहलाती है। अब ये तो बात हो गई किसकी, के सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। तो याद रखें, सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमेना है, सेल्फ इंडक्शन इज अ फिनोमेना। एंड सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ये रेशो है किसका, इंड्यूस ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या है, फर्क है, एक फिनोमेना है और एक अपोजिशन है या रेजिस्टेंस है टू द अपोजिशन ऑफ चेंज, और वो चेंज जो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये तो बात हो गई सिंगल कॉइल के लिए। अब दूसरी अगर बात करें किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। तो देखिए म्यूचुअल वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए, कि जो क्वालिटी एक बॉडी के अंदर हो और वही क्वालिटी दूसरी बॉडी के अंदर भी आ जाए, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें फिनोमेना में अगर देखें तो वो ये कहता है कि अगर आप एक कॉइल के करंट को चेंज करें, उस कॉइल के चेंज ऑफ करंट की वजह से अगर नेबरिंग कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाए, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर हम इसकी भी जो स्टेटमेंट है उसको इस तरह लिखते हैं कि इट इज अ फिनोमेना in which changing current changing current in one coil changing current in one coil induces emf induces emf in the secondary coil या neighboring coil in neighboring coil। अब नेबरिंग कॉइल आपको नजर आ रही है यहाँ पर, जिस कॉइल के साथ आपने एसी सोर्स कनेक्ट की हुई है, यह है एसी सोर्स। इस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, ये कहलाती है प्राइमरी कॉइल। और इसका करंट और इसकी नंबर ऑफ टर्न सबको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी के साथ। यानी कि अगर मैं कहूं कि इसमें करंट क्या है तो वो है आईपी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने तो वो लिखूंगा एनपी, इसका जो ईएमएफ होगा उसे हम लिखेंगे ईपी। ठीक है, और इसका जो फ्लक्स होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा 5पी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस चेंज ऑफ करंट की वजह से अगर नेबरिंग कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है तो इस कॉइल को हम कहते हैं ये है सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसको हम आई एस से, ठीक है, एन एस से, ठीक है, ई एस से, क्योंकि सेकेंडरी का ईएमएफ है, और फ्लक्स जो होगा उसे हम डेल्टा फाई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको सेकेंडरी क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ बैटरी अटैच नहीं है, ना एसी ना डीसी, बल्कि इसमें क्या है, गैल्वानोमीटर अटैच है। तो गैल्वानोमीटर होने का मतलब यही है कि यहाँ पर हमने इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आता है, और अगर वो आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, चेंजिंग करंट इन वन कॉइल। क्योंकि वो चेंजिंग करंट क्या कर रहे हैं, उस चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। तो वो ईएमएफ हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जिसमें एक कॉइल के चेंज ऑफ करंट से दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आ जाए, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस म्यूचुअल इंडक्शन में भी जब मैं इंडक्टेंस की बात करूंगा तो वो इंडक्टेंस क्या होगी, तो उसके लिए हम इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं कि यहाँ पर जो इंडक्टेंस आ रही है वो किस में आ रही है, सेकेंडरी कॉइल में। तो इसे मैं लिखता हूं ई एस, ये बराबर हो जाएगा माइनस एम और डेल्टा आई। अब करंट किसका चेंज हो रहा है, प्राइमरी का, तो डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर चेंज ऑफ प्राइमरी करंट से इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकेंडरी का ईएमएफ वो डिपेंड किस पे कर रहा है, प्राइमरी के चेंज ऑफ करंट पे। और यहां पर ये जो कैपिटल एम है, इस कैपिटल एम को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिल्कुल उसी तरह जैसे कैपिटल एल वहां क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस, तो यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखें, अब ये इंडक्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये इंडक्टेंस ऑपोजिशन है कॉइल की। कौन सी कॉइल की, नेबरिंग कॉइल की। और वो नेबरिंग कॉइल की पोजीशन ये है कि वो इस चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगी, वो नहीं चाहती। देखिए इसके लिए सिंपल सा फिनोमेना है, हमारी नेचर बड़ी रेजिस्टिव है। हर क्वांटिटी, हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में रहना चाहती है। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट नहीं है तो चेंज ऑफ करंट की वजह से उसमें करंट आ जाएगा, तो वो अपोज करेगी इस चीज को, और वो नहीं चाहती कि उस कॉइल के अंदर करंट आए। तो ये जो अपोजिशन है इसे हम यहां पर क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेगेटिव साइन अगेन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहां पर नेगेटिव साइन अगेन लेंजेस लॉ को शो करता है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स लेंजेस लॉ। और लेंजेस लॉ यही है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी उस चेंज को, जिस चेंज की वजह से उसमें ईएमएफ क्या है, आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ। अब अगर मैं इस एम का फार्मूला लिखूं तो रीअरेंज करके क्या लिखूंगा, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा ई एस डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आपके पास क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला। अब देख लें, ये भी रेशो है किसका, ईएमएफ अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब आप देखें कि जितना ज्यादा करंट चेंज होगा, जितना ज्यादा करंट चेंज होगा उतना ही तो ईएमएफ आएगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, इस चीज को अब हम इसकी डिपेंडेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये तो फिनोमेना की बात हो गई और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो गई, ठीक है। तो इंडक्शन फिनोमेना है और इंडक्टेंस क्या है, अपोजिशन है। और वो अपोजिशन यही कहती है कि चेंज नहीं होना चाहिए, किसी भी चेंज को जो हमारी नेचर है वो रेजिस्ट करती है, और उसके रेजिस्टेंस का इफेक्ट ये है कि इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस ना हो तो फिर अपोजिशन तो कहीं से होगी नहीं, और अपोजिशन नहीं होगी तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फेल हो जाएगी, और बाकी तो फिनोमेना है वो रहेंगे ही नहीं जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। अब इसके आ जाए फैक्टर्स पर। देखिए फैक्टर्स में मैं बात करता हूं सबसे पहले कि एक तरफ हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन और दूसरे पॉइंट पर है सेल्फ इंडक्शन। अब इसके अंदर हम फैक्टर्स किसके लिख रहे हैं, तो हम फैक्टर्स लिख रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के और सेल्फ इंडक्टेंस के। कैपिटल एल क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस, एम क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर बात करूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितने ज्यादा कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। इसका मतलब उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ऑपोजिशन होगी। स्ट्रॉन्गली जो है वो अपोज करेगा किसको, चेंज को। तो पहली बात ये होगी। दूसरा, जो दूसरा इसका फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। अगर कॉइल का जो एरिया है वो बड़ा होगा तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, तो यहां पर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। नंबर 3, म्यूचुअल इंडक्टेंस का तीसरा जो फैक्टर है वो है क्लोजनेस ऑफ कॉइल। देखें, अगर कॉइल आपस में करीब करीब होंगी तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका डिस्टेंस कम है तो उसके अंदर चेंज ज्यादा होगा ना, और चेंज ऑफ करंट ज्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्लोजनेस ऑफ कॉइल या डिस्टेंस बिटवीन जो टू कॉइल्स है वो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या करती है, रिलेट करती है। ये फैक्टर भी है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है। और फोर्थ वन, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। तो आपने जो कॉइल के अंदर कोर रखी हुई है ये इस पे भी डिपेंड करता है। अब वो कोर क्या हो सकती है, वो कोर कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी ना उसकी। तो नेचर ऑफ कोर मटेरियल, ये भी आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर है। और लास्ट वन, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। आपने कॉइल को किस तरह से रखा हुआ है, ओरिएंटेशन
ऑफ कॉइल, क्योंकि ये ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज जो लिंक्ड होगा कॉइल के साथ वो भी चेंज हो जाएगा, और इस वजह से फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये 5 फैक्टर्स है म्यूचुअल इंडक्टेंस के: नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, क्लोजनेस ऑफ कॉइल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स तो आपको वैसे फार्मूले में भी नजर आ जाते हैं, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हैं तो ईएमएफ के फार्मूले में नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है, एरिया भी होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें तो आपको वहां से भी नजर आ जाती है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हिडन होते हैं, जिसको हम यहाँ पर अलग से डिस्कस करते हैं कि ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो देखिए उसमें भी कुछ चीजें कॉमन है। पहला, नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर सिंगल कॉइल और सिंगल कॉइल के भी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, तो वहां पर भी इंडक्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। तो पहला फैक्टर तो इसका भी वही है। दूसरा फैक्टर भी सेम है कि सेल्फ इंडक्टेंस भी किस पर डिपेंड करती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। तीसरा इसमें जो फैक्टर है वो है इसके अंदर नेचर ऑफ कोर। ठीक है, क्योंकि क्लोजनेस की तो बात यहां नहीं हो सकती ना, कॉइल ही एक है, तो क्लोजनेस किस चीज की। तो यहां पर हम लिखेंगे तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। तो कोर के अंदर अगर आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, जैसे डायामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिज्म है वो स्ट्रांग होती है या इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। एंड फोर्थ वन जो एक चीज है वो ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटिव परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, देखिए जैसे आपने ये बात पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि ये बात फर्स्ट ईयर के अंदर गिवन है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट है वो है एप्सिलॉन नॉट, जिसे परमिटिविटी कहते हैं, और जो मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है उसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल। और ये जो कांस्टेंट है या परमिएबिलिटी है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट ये करती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड को फैलने की इजाजत दी जाती है, स्प्रेड करने की परमिशन दी जाती है मटेरियल की तरफ से, उसे क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ कोर मटेरियल भी यही है कि जैसे जैसे आपके पास परमिएबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिज्म जो होगी या इंडक्टेंस जो होगी वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर कैपिटल एल रिलेटिव परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो कांस्टेंट आपने ये देखा होगा ना, म्यू नॉट, ये कहलाता है परमिएबिलिटी। यहाँ पर अगर मैं म्यू आर लिखूं तो इसे लिखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब फ्री स्पेस के अलावा अदर देन कोई और मटेरियल हो तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इसकी वैल्यू हर मटेरियल के लिए क्या होती है, चेंज होती है, परमिएबिलिटी। ठीक है, जबकि जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू क्या है, ये है परमिएबिलिटी, सिंपल परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या हो गए फैक्टर्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस के, सेल्फ इंडक्टेंस के। फिर आ जाते हैं इसके अंदर इसकी यूनिट्स पर। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की जो यूनिट्स है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर हम क्योंकि फैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं तो ऐसा यूनिट्स पर आ जाते हैं। और तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर मैं यूनिट लिखूं तो वो यूनिट है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। और ये यूनिट कैसे बनी, तो फार्मूला आप देख लें। तो फार्मूले में हम लिख सकते हैं ना कि ये था L इज इक्वल्स टू ई एम एफ, सॉरी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, तो M इज इक्वल्स टू EMF in the secondary coil divided by change of current of primary coil। तो अगर मैं इसमें यूनिट्स को डिफाइन करूं तो EMF की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो सेकंड को आप ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड, और एम्पियर ऊपर आके क्या हो जाएगा, पर एम्पियर। तो ये आपके पास क्या यूनिट बन गई म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। इसकी अगर हम डायमेंशन लिखें तो वो डायमेंशन क्या होगी, तो देखिए इसकी डायमेंशन को लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको एसआई बेस यूनिट के अंदर लिखना पड़ेगा। और एसआई बेस यूनिट के अंदर हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए जो वोल्ट होता है आपका, वोल्ट वो बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज के। तो मैं अगर मैं वोल्ट की यूनिट लिखूं तो वोल्ट है वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट क्या है, एम्पियर सेकंड।
ठीक है। तो अगर एम्पियर सेकंड को ऊपर ले जाऊं तो वोल्टेज की यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और एस ऊपर जाएगा तो यहां पर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा S-3, और एम्पियर ऊपर जाके क्या हो जाएगा A-1। तो इसका मतलब वोल्टेज की यूनिट ये बन गई। अच्छा, अब इसके साथ आपने क्या लिखना है, सेकंड और पर एम्पियर। तो अगर आप मैं इसके साथ सेकंड और पर एम्पियर भी लिख दूं तो मेरे पास एसआई बेस यूनिट क्या बन जाएगी, तो मैं इसको यहाँ पर आपको प्रूफ करके बता देता हूं कि अगर वोल्ट सेकंड और पर एम्पियर को हम एसआई बेस यूनिट्स में लिखें तो वोल्ट की जगह जो आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर, और सेकंड और पर एम्पियर, ये एज इट इज है। तो अब आप देखें एस के ऊपर पावर है 1 और S-3 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, S-3 और S1 क्या हो जाएगा S-2, A-1 और A-1 क्या हो जाएगा A-2। तो हमारे पास जो यूनिट बन गई एसआई बेस यूनिट वो क्या बन गई, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। अब क्योंकि ये यूनिट एसआई बेस में बन गई है तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल एम। मीटर के लिए क्या यूज करते हैं, L²। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल T-2। और एम्पियर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है। और अगर हम इसको ड्राइव यूनिट्स के अंदर लिखें तो वो क्या होगी, देखें तो ड्राइव यूनिट्स के अंदर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है वेबर पर एम्पियर के, वेबर पर एम्पियर एंड जूल्स पर एम्पियर स्क्वायर, जूल्स पर एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि वेबर बराबर होता है जूल्स पर एम्पियर के, तो ये आपके पास क्या हो जाता है जूल्स पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये आपके पास यूनिट ऑफ इंडक्टेंस बन जाती है, जो कि 4 डिफरेंट तरीके से मैंने आपको डिफाइन कर दी। अब आ जाए ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर ऐसा यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की लिखे तो सेम यही चीज जो है वो वहां पर भी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस जो होती है उसकी यूनिट सेम होती है, चाहे वो सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, दोनों की यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो मैं अगर इसको यहाँ पर लिखूं, ये ये एग्जैक्टली सेम आपके पास जो है वो यूनिट्स हैं जो कि सेल्फ की भी हैं और म्यूचुअल, यानी कि यूनिट जो है वो इंडक्टेंस की है। तो सेल्फ हो या म्यूचुअल हो, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एनर्जी चाहे काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। फोर्स कोई सी भी हो, चाहे रिएक्शन फोर्स हो, रेजिस्टेंस फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, नॉर्मल फोर्स हो, सेंटीमीटल फोर्स हो, सबकी यूनिट, सबकी डायमेंशन, सबकी एसआई बेस यूनिट क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह इंडक्टेंस कोई सा भी हो, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, यूनिट क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो फार्मूला बन गया किसका। अच्छा, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, और वो ये कि अगर मैं यहां पर ये डिफाइन करूं कि ये वेबर पर एम्पियर कैसे आया, ठीक है ना, बाकी जगहों पर तो हमने डिस्कस कर लिया। तो वेबर पर एम्पियर इस तरह से आता है, इसका फार्मूला होता है कि कैपिटल एम को आप इस तरह भी लिखते हैं, ये होता है एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। ठीक है। ये एक्चुअली किस तरह से है, ये इस तरह से है कि एम डेल्टा आई इज इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई। तो उसको मैंने रीअरेंज करके क्या कर दिया, एम इज इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई लिखा है। और ये किस तरह से लिखा है, यानी ये फार्मूला कैसे बनता है, तो देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, ईएमएफ बराबर है एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा उतना ईएमएफ आएगा। दूसरी तरफ अगर मैं ईएमएफ का फार्मूला लिखूं जो कि सेल्फ इंडक्शन वो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हमने पढ़ा, और वो होता है एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब जरा इस फार्मूले को कंपेयर करें तो आपको नजर आ रहा है बाकी चीजें सेम है, तो हम एन डेल्टा फाई को एम डेल्टा आई से कंपेयर कर सकते हैं ना, तो यही बात यहाँ पर भी लिखी है। और इसको रीअरेंज करें तो एम का फार्मूला बन जाएगा ना। अब एम के फार्मूले में अगर आप देखें डेल्टा फाई क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, और करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना वेबर पर एम्पियर, ये एक्चुअली मैंने यहीं से लिखा है। ठीक है। और इसी को फिर आप क्या कर सकते हैं, जब वेबर को ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा जूल्स पर एम्पियर भी इसी तरह से बन जाता है। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड। क्लियर है यहाँ तक। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।